हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके यह बताना मत भूलिए कि आपको यह कहानी कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो नर्स जो पहले डिस्चार्ज पेपर अखिल को साइन कराने के लिए लेकर आई थी, वो एक बार फिर से वार्ड में आती है तो देखती है अभी भी अखिल और निकिता एक दूसरे के बाहों में सिमटे एक दूसरे को मना रहे थे और एक दूसरे से खफा भी हो रहे थे। वो नर्स डोर पर नॉक करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर अखिल पीछे मुड़कर वार्ड के डोर की तरफ देखता है तो वहाँ एक 50-55 साल की औरत नर्स की साड़ी पहने अपने हाथ में कुछ फाइल लिए खड़ी थी। अखिल, नर्स जी कहिए। नर्स, सर ये मैडम के डिस्चार्ज फाइल है जो डॉक्टर ने भेजा है, आपके इस पर साइन लेना है। अखिल, लाइए दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। नर्स, सर अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। अखिल, नहीं मदर, आप दीजिए, मैं साइन करता हूँ। वो नर्स हैरानी से अखिल को देखते हुए, आपने मदर किसको कहा? अखिल फाइल पर जितनी जगह साइन करना था साइन करते हुए नर्स से कहता है, आपको कहा। वैसे आपको सिस्टर कह नहीं सकता क्योंकि आप मदर के एज के हैं और मुझे आपको सिस्टर कहने का मन नहीं किया। नर्स मुस्कुरा देती है। अखिल उन्हें फाइल देते हुए, तो अब मैं इन्हें लेकर जा सकता हूँ। नरसा, लेकिन कार आराम से चलाइएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी पत्नी पेट से है और ऐसे में एक छोटा सा झटका भी आपसे आपके बच्चे को छीन सकता है। नर्स आगे बढ़कर अखिल के सर पर हाथ फेरते हुए, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अखिल भी उनके हाथ जो अखिल के सर को सहला रहे थे उन्हें पकड़कर चूम लेता है। नर्स वहां से चली जाती है और अखिल निकिता को देखते हुए उसके करीब आकर, तो मिसेस अखिल अग्निहोत्री घर चलें। निकिता अपनी बाहें फैलाकर हाँ में सिर हिलाती है तो अखिल आगे बढ़कर पहले निकिता के माथे को चूमता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। अखिल जब कॉरिडोर में चल रहा था तब उसके आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ उनकी जोड़ी को देखकर उनकी बलाएं ले रहे थे तो कुछ ऐसे कपल थे जो निकिता और अखिल की जगह खुद को इमेजिन कर रहे थे। अखिल निकिता को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है। तश ने पहले ही उनके लिए कार भेज दिया था। अखिल निकिता को कार के पास आता देख ड्राइवर जल्दी से बैक सीट का डोर खोलकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अखिल निकिता को पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए ड्राइवर से बोलता है, आप पीछे बैठ जाओ। ड्राइवर हैरानी से अखिल को देखते हुए, पर सर अगर किंग को पता चला कि मैं आराम से पीछे बैठा था और आप ड्राइव कर रहे थे तो कहीं किंग मुझे नौकरी से ही ना निकाल दे। आप बैठ जाइए, आपके किंग आपसे कुछ नहीं कहेंगे और ड्राइविंग कौन सा भारी काम है जिसकी वजह से आपका किंग आपको नौकरी से निकाल देगा। कुछ नहीं होगा, आप बैठिए। आखिर ड्राइवर को समझाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और अपने घर जाने वाले रास्ते पर मोड़ लेता है। इधर तच दिव्या को अखिल के घर छोड़ता है। दिव्या कार से उतर विंडो के पास झुककर तच से कहती है, तच आप भी रहते तो अच्छा होता। तच विंडो से अपना हाथ बाहर निकालकर दिव्या के गाल खींचते हुए, बेबी तुम जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। मीटिंग हो जाए तो मैं यहीं आ जाऊंगा, ओके? पर अब अच्छे से जाना और अपनी मीटिंग जल्दी ख़त्म करके आ जाना। कहते हुए दिव्या तच के गाल पर एक किस करके मुड़कर अखिल के घर की तरफ चली जाती है। दिव्या को जाता देख तच ड्राइविंग कर रहे टाइगर से बोलता है, टाइगर पता करो वो लड़का कौन था
जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दिव्या से टकराया था। टाइगर यस किंग तच भी अपनी मीटिंग जल्दी खत्म कर वापस आने के लिए अपने काम में लग जाता है और मान के भेजे हुए मेल्स को पढ़ने लगता है। तो वहीं ओबरॉय विला में धीर जी और किंजल जी अभी अभी ही विला पहुंचे थे। किंजल जी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बहू को क्या हुआ और तुम दोनों इतनी जल्दी में कहाँ गए थे? धीर जी की माँ धीर जी से किंजल जी की हालत देखकर उनसे सवाल करती हैं। ओ माँ, धीर जी किंजल की तरफ देखते हुए जो बेसों से अपने कमरे की ओर जा रही थी। ओ माँ, आपको तो पता है कि किंजल की एक बेटी है। हाँ पता है, जो अपने पिता के साथ रहती है। तो इसमें किंजल की हालत से उसका क्या लेना देना? धीर जी एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, नहीं माँ, उनकी बेटी कभी अपने पिता के साथ रही ही नहीं है। क्या मतलब कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहती? अगर वो अपने पिता के साथ नहीं रहती तो वो कहाँ रहती है? इस बार सवाल राजन ओबरॉय चिंता जताते हुए कहते हैं, धीर जी वो माँ पापा किंजल की बेटी अभी अपने पिता के साथ रहती ही नहीं थी। वो तो उसके दादा दादी के मौत के बाद आगरा के किसी हॉस्टल में रहती थी और अभी मुंबई में है और उसने अपनी जान देने की कोशिश की है। वो अभी हॉस्पिटल में है और किंजल जी को लगता है कि उसने किंजल जी की वजह से अपनी जान देने की कोशिश की है। और किंजल जी को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी बेटी ने ऐसा उसकी वजह से किया है? सीता जी ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए धीर जी से सवाल करती हैं। वहीं सबके साथ जूही बैठी सबकी बातें सुन रही थी। भाभी, किंजल को लगता है कि उसने अपनी बेटी को बचपन से अपने पास नहीं रखा, इसलिए वो किंजल से नफरत करती हैं। लेकिन भाभी, किंजल उसे अपने साथ कैसे रखती? वो तो खुद किंजल के साथ नहीं रहना चाहती थी। हाँ, और तुम्हारे और किंजल की शादी के वक्त हम तो उसकी बेटी को भी अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन उसके माता पिता ने ही तो हमें बताया था कि किंजल की बेटी उसके पिता के साथ रहती है और इसलिए ही तो हमने कभी इस बारे में कोई बात भी नहीं की। जूही जो तब से उनकी बातें सुन रही थी, वो अचानक से ही पूछती है, और पापा मम्मी उनसे मिली कहाँ? मम्मी तो अकेले कहीं जाती भी नहीं है। दी जी जूही का सवाल का जवाब देते हुए, किंजल तुम्हारी बहन से यहीं बिला में ही मिली थी। यहाँ बिला में? पर कब? सब एक साथ चौंकते हुए पूछते हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि किंजल की बेटी बिला आई और किंजल जी से मिलकर चली गई, और इस बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला। माँ, वो उस दिन जो बच्चे बिला आए थे उनमें से एक लड़की को अपने जूही के साथ जूही को देखते हुए आपने तनय के कमरे में नाश्ता लेकर जाने को कहा था ना? दादी, हाँ कहा था तो। दी जी वही किंजल जी की बेटी है। मुझे नहीं पता उस दिन माँ बेटी में क्या बात हुई, लेकिन उस दिन के बाद से किंजल अपसेट सी रहने लगी थी और पूछने पर कुछ कहती ही नहीं थी और बात को टाल देती थी। लेकिन आज जब तेज ने किंजल को कॉल किया था, तब तेज का कॉल किंजल ने नहीं मैंने उठाया था। तब तेज ने बिना जाने कि कौन फ़ोन में है, किसने उठाया है, उसने कहा कि आपकी बेटी अभी सिटी हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर आप उसे आखिरी बार देखना चाहती हैं तो जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब किंजल जी को बताया कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है, तब उनने मुझे सब कुछ बताया कि उसकी बेटी यहाँ बिला आई थी बच्चों के साथ। और आप लोगों को पता है, तच के दोस्त की अब पत्नी है, वो उसने शादी कर ली है, लेकिन उसने किंजल को बताया तक नहीं है। दादी, बेटा वो नाराज होगी किंजल के उसके साथ ना रहने पर, लेकिन एक बेटी अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकती है।
कर सकती है माँ, और वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए उसने मुझे मिलने और बात करने के बाद अपनी जान लेने की कोशिश की है। किंजल जी सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो किंजल? सीता जी किंजल जी के पास जाकर उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है दीदी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। क्या बात है किंजल, हमें बताओगी तभी तो हम इस घर की बेटी को इस घर में ला पाएंगे। दादी भी किंजल जी के पास आते हुए कहती हैं, चलो पहले आओ बैठो, देखो कितनी थकी थकी सी लग रही हो। जाओ जूही एक गिलास पानी लेकर आओ। दादी किंजल जी को लाकर सोफे पर बैठाते हुए जूही को पानी लाने के लिए बोलती हैं। हाँ किंजल, तो अब बताओ सब कुछ, ताकि हम अपनी बच्ची को इस घर में ला सके। ये लीजिए पानी। जूही पानी का गिलास देती है, जिसे संध्या जी ट्रे से उठाकर किंजल जी को पीने के लिए देती हैं। किंजल जी बताना स्टार्ट करती है। किंजल जी, माँ, मेरे पिता और अमर के पिता मिस्टर खन्ना अच्छे दोस्त थे, जिनके कारण मैं और अमर के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही खेलकर बड़े हुए थे और साथ ही कॉलेज भी कि मेरे घर पर मेरे लिए लड़कों के रिश्ते आने लगे। तब अमर के पिता ने मेरे पिता के साथ मिलकर हम दोनों की शादी तय कर दी। मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, इसलिए मैं भी मना नहीं की, क्योंकि वो दोनों मेरी और अमर की शादी कर अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। लेकिन जब ये बात अमर के कानों तक पहुंची, तो हमारे पिता हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। तो पहले उसने अपने पिता को शादी तोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसे मना कर तब वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, इसलिए अब मुझे शादी से मना करना था। मैंने उसे हाँ कह दिया कि मैं इस शादी से इनकार कर दूंगी, लेकिन जब मैंने अपने माँ पापा को इतना खुश देखा तो मैं कुछ कह ही नहीं पाई। अब अमर मुझसे नाराज रहता था, वो मुझसे बात भी नहीं करता था। देखते ही देखते हमारी शादी भी हो गई। अमर मुझे मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करने लगा। उसका कहना था कि अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया होता तो वो जिससे प्यार करता था वो लड़की अमर के साथ होती, लेकिन मेरे इनकार न करने से वो लड़की अमर को छोड़कर चली गई, और इसलिए अमर मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करके अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालता था। धीरे धीरे करके वो मुझे रोज मारने लगा। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो सबने बैठकर बात किया और हम दोनों से बच्चा करने के लिए कहा, ताकि बच्चे के पीछे बिजी रहने से हमारा रिश्ता मजबूत भी होगा और हमारे बीच की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। और फिर मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने बहुत प्यार से निकिता रखा। जब मेरी पूरी दुनिया बस निकिता में सिमटी थी, मुझे अमर की कोई शिकायत ही नहीं रहती थी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी प्यारी बच्ची मिली थी। मैं सब कुछ इग्नोर कर निकिता के साथ पूरे दिन हंसी खुशी रहती थी, लेकिन अमर से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपनी बच्ची के साथ खुश हूँ। निकिता 3 साल की हो चुकी थी और अब बातें समझने और उन्हें याद रखना भी सीख गई थी। अमर हम दोनों के बीच की लड़ाई में निकिता को लेकर आता था। मुझसे लड़ाई की वजह निकिता को बताकर अमर कहता था कि निकिता उसकी बेटी नहीं है, मेरे संबंध किसी और के साथ हैं और मैंने उसके साथ सोकर निकिता को जन्म दिया है। ये इल्जाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपने माँ पापा के पास चली गई। उसी वक्त निकिता अपने दादा दादी के साथ बाहर गई थी, जिसकी वजह से मैं निकिता को अपने साथ नहीं लेकर आ पाई, और यही वजह बनी मेरी निकिता को मुझसे दूर जाने की। अमर ने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दी और जब डाइवोर्स की वजह पूछी गई तो उसने सरेआम मुझे बदचलन साबित कर दिया।
मैंने कहा कि वो इंसान सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि अमन ने पहले ही सबको पैसा खिला दिए थे। हमारा डिवोर्स हो गया। मैं निकिता को अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए मैं अमर के घर गई निकिता को लेने के लिए। अमर भी तो यही चाहता था, लेकिन जैसे उसे यह पता चला कि उसके पिता ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी निकिता के नाम कर दी है, तो उसने मुझे निकिता को देने से मना कर दिया। मैंने निकिता की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन वहाँ भी अमन ने सबको पैसे खिलाकर अपने साइड कर लिया था और मैं निकिता का कस्टडी केस हार गई। उस दिन निकिता भी बहुत रोई थी मेरे पास आने के लिए, लेकिन अमर बेरहमी से निकिता को मुझसे दूर ले गए। मैंने कहा भी कि प्रॉपर्टी वापस से उसके नाम कर दूंगी, लेकिन वो नहीं माना और उसने मुझे कहा कि उसके माँ पापा उससे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वो मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए हर वक्त जहर घोलेगा, ताकि निकिता मेरे सामने भी हुई तो वो कभी मुझे माँ कहकर अपने गले से नहीं लगाएगी। कुछ दिन तो निकिता अमर के साथ रह रही थी और इसी दौरान मेरी शादी दीदी के साथ हो गई और मैं यहाँ आ गई। लेकिन मुझे पता चला कि निकिता के दादा दादी की अचानक मौत हो गई, तो मैं निकिता को लेने आगरा वापस गई। लेकिन तब मुझे पता चला कि निकिता के दादा दादी की मौत नहीं हुई है, बल्कि उन्हें मारा गया था, और वो भी अमर ने उन्हें मारा था। जब मैंने निकिता को देखा तो उसके पास भाग कर गई और अपनी बच्ची को अपने गले से लगाना चाहा था, पर निकिता ने मुझे खुद से दूर ढकेल दिया और कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। मैं टूट गई थी अपनी ही बेटी की नज़रों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर, और इसलिए फिर मैं यहाँ वापस आ गई। लेकिन मैं निकिता के खर्चे के लिए हर महीने की पहली तारीख को उसके अकाउंट में 2 लाख भेजा करती थी और उसके बारे सारी जानकारी भी रखती थी। लेकिन पिछले 3 महीने से मुझे उसके हॉस्टल से कोई खबर नहीं मिली, और उस दिन बच्चों के साथ निकिता को देखा तो उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी। लेकिन उस दिन भी मुझे उसकी आंखों में और मेरे लिए उसके शब्दों में मैंने बेइंतहा नफरत को देखा। किंजल जी के सब कुछ बता देने के बाद उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दादी जी किंजल जी का सर अपने कंधे पर रख लेती हैं ताकि किंजल जी रोकर अपना मन हल्का कर सके। इधर अखिल भी निकिता को लेकर अपने घर आ गया था, लेकिन निकिता से बात ही नहीं कर रही थी। जान मेरी बात तो ये जरूरी था जान, इसलिए तो मैंने ऐसा। अखिल निकिता को समझाते हुए कहता है, ये जरूरी है अखिल जी कि हमारी कार चल तो रही थी, लेकिन एक साइकिल वाला भी हमारी कार को ओवरटेक कर आगे चला जाता था। निकिता गुस्से से अखिल पर भड़कते हुए कहती है, आपका कार इतना धीरे चलाना जरूरी था कि साइकिल वाला भी हमें पार कर चला जा रहा था। लेकिन मेरी जान मेरी बात तो सुनो। कहते हुए अखिल निकिता के पास आने लगता है। इसी बीच में ही रोककर निकिता घर के डोर के पास चली जाती है और अखिल को घूरते हुए डोरबेल बजाती है। जान मेरी बात तो सुन लो पहले, फिर मुझ पर गुस्सा कर लेना। अखिल बेचारा सा मुंह बनाकर एक उम्मीद भरी नजरों से निकिता की ओर देखता है। निकिता पहले तो अखिल को बेचारगी वाले चेहरे को देखती है, फिर उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए अपनी उंगली दिखाकर कहती है, देखो जी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और आप मुझसे दूर ही रहना, समझे। अखिल मुंह बनाते हुए, आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी सुहाग रात भी है, और ये है कि मुझसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही हैं। मैं भी देखता हूँ कब तक मुझसे खुद से दूर रख पाती हैं। कहते हुए अखिल एकदम निकिता के पास आकर उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लेता है। निकिता कुछ कर या कह पाती उससे पहले ही डोर खुल जाता है और सामने दिव्या अपने हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी थी। निकिता दिव्या को सामने देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है, लेकिन अखिल का हाथ जो उसके कमर को लपेटे हुए थे
निकिता उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अखिल था कि दिव्या को अपना दांत दिखाते हुए उसे और जोर से खुद में सटा लेता है, जिससे निकिता शर्म कर अपनी नजरें दिव्या से चुराने लगती है। दिव्या निकिता और अखिल को देखते हुए अखिल के करीब आकर उसके कान के पास झुकते हुए कहती है, डैडा, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी आप दोनों को देख रहे हैं। दिव्या की बात सुन जब जाकर अखिल का ध्यान दिव्या के पीछे जाता है, जहाँ तनय, दीक्षा, तेज, मानसी, रजनी और अनुज उसे ही देखकर हंस रहे थे। अखिल सबको हंसते देख निकिता को छोड़कर उसके बगल में चुपचाप सीधा खड़ा हो जाता है, जिसे देख दिव्या और निकिता भी हंसने लगती हैं। दिव्या अखिल और निकिता को आरती करती है, फिर उनके माथे पर तिलक लगाकर निकिता को डोर पर रखे कलश को दिखाते हुए कहती है, भाभी ये देखो, इस कलश में चावल भरी हुई है, इसे आप अपने सीधे पैर से ठोकर मारकर घर के अंदर की तरफ इसके चावल को गिराकर घर के अंदर आओ। निकिता भी अपना सीधा पैर से कलश पर ठोकर मारकर कलश पर रखे चावल को अंदर की तरफ गिराकर पहले सीधा पैर रख अंदर के लिए चली जाती है। अखिल भी निकिता के पीछे जाता है। निकिता के अंदर आने के बाद वो देखती है कि सामने एक बड़ा सा थाल में आलता का घोल रखा हुआ है और एक सफेद चादर भी बिछा हुआ है। दिव्या निकिता से, भाभी अब आप इस आलते में भरे थाल में अपने पैर डुबोकर इस सफेद चादर पर अपने पैर की छाप छोड़िएगा, ठीक है? निकिता हाँ में सर हिलाकर निकिता अपनी साड़ी ऊपर उठाकर आलते के थाल पर अपने पैर रखती है, फिर सफेद चादर में अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। ये सब रजनी बड़े गौर से निकिता को करते हुए देखती है। निकिता के पूरे चादर पर अपने पैर की छाप बना देने के बाद दिव्या दीक्षा से कहती है, दीक्षा तुम अब ये चादर उठाकर जाओ, धूप पर सुखा दो। दीक्षा हाँ में दी बोलते हुए जैसे ही चादर उठाने जाती है तो रजनी उसे रोकते हुए कहती है, छोटी आंटी रुको रुको, अभी मत उठाओ। दीक्षा रजनी से, क्यों रजनी? रुको तो छोटी आंटी, अभी बताती हूँ। रजनी जल्दी से डोर के पास जाकर सारे बिखरे हुए चावल वापस से कलश में डालने लगती है। उसे ऐसा करते देख अनुज उसे रोकने जाता है। अनुज, रजनी तुम ये सब क्या कर रही हो? बता रही हूँ ना सब। रजनी को ऐसा करने देखते हैं। मान भी जैसे ही रजनी को रोकने के लिए कुछ कहने वाला होता है तो मानसी उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और रजनी क्या कर रही है उसे चुप होकर देखने के लिए कहती है। तो मान भी रजनी आगे क्या करने वाली है देखने लगता है। रजनी डोर के दूसरी तरफ चली जाती है और अपना एक पैर उठाकर कलश को लात मारने लगती है, लेकिन तभी रजनी लड़खड़ा जाती है, जिसे देख अनुज रजनी को गिरने से बचाने के लिए रजनी का हाथ पकड़ लेता है। रजनी मुस्कुराते हुए अनुज को देखते हुए अपने सीधे पैर से कलश को ठोकर मारकर अपना गृह प्रवेश करती है और निकिता के ही तरह आलता में अपने पैर डुबोकर निकिता के पैरों के छाप के बगल में अनुज का हाथ पकड़े पकड़े अपने पैर के छाप बनाती है। ऐसा कर लेने के बाद रजनी खुशी से उछलते हुए अनुज के गले लग जाती है। अनुज भी सबको इग्नोर कर रजनी को अपने सीने से लगाए हुए उससे पूछता है, अब खुश? रजनी अपना सर हिलाते हुए अपने हाथ फैलाकर कहती है, बहुत खुश। जैसे बता रही हो वो इतना खुश है। मानसी मान का हाथ दबाते हुए रजनी को देखते हुए, अगर उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है तो हमें उसे वो सारी खुशियाँ देनी चाहिए ना। मान हाँ में सर हिलाकर अनुज और रजनी को गले लगे देखता रहता है। अखिल अपने घर में इतने सारे लोगों को और डेकोरेशन का काम होते देख दिव्या के गले में अपनी बाहें डालते हुए उससे पूछता है, बच्चा ये सब क्या हो रहा है? दिव्या अखिल की शेरवानी का दुपट्टा ठीक करते हुए, सब आपकी शादी की खुशी में पार्टी की तैयारी हो रही है।
मैंने आपके सभी कलीग्स को बुलाया है और दीक्षित अंकल को भी बुलाया है। तो अब आप और भाभी दोनों कमरे में जाओ और पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। आपके कपड़े आपके कमरे में रख दिए गए हैं। दिल दिव्या के गाल छूकर निकिता के हाथ थामकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। वो आज बहुत खुश था। उसे उसका प्यार, उसका बच्चा, उसकी बहन सब मिल गए थे। अब उसे जिंदगी जीने के लिए बहुत सी वजह मिल गई थी। दिव्या सभी को जल्दी जल्दी अपना काम करने के लिए कहती है। तभी एक बार फिर से डोरबेल बजती है तो तेज, जो डोर के पास ही डेकोरेशन का काम कर रहा था, वो डोर खोलता है तो अपने सामने नेहा एक ब्लैक गाउन में खड़ी थी, जिसे देख तेज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तेज को मुंह खोले खुद को देखते देख नेहा तेज से हाय बोलती है। तब जाकर तेज होश में आता है और डोर से हटता है तो नेहा अंदर आती है तो दिव्या उसे गले लगाकर दिव्या से मिलाने के लिए ले जाती है और तनय तेज के पास आकर उसे नेहा के नाम से छेड़ने लगता है। तज की कार एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकती है। टाइगर ड्राइविंग सीट से बाहर आकर तज के लिए बैक सीट का डोर खोलता है। तज अपनी आंखों में ब्लैक सेट चढ़ाए कार से बाहर आता है और होटल के अंदर जाने लगता है। जितने भी लोग तज को जानते थे वो सभी लोग अपनी जगह से उठकर तज को ग्रीट कर रहे थे। टाइगर काउंटर के पास जाकर मीटिंग के लिए बुक की हुई रूम के बारे में पता करता है तो होटल का मैनेजर बाकायदा इज्जत के साथ तज को खुद मीटिंग रूम तक छोड़ने जाता है। ये होटल तज का ही था जिसे तज ने तनय और तेज के नाम से ओपन किया था। मैनेजर तज को मीटिंग रूम के सामने छोड़कर चला जाता है। तज मीटिंग रूम में दाखिल होता है। उसके साथ ही टाइगर भी तज के पीछे उसका लैपटॉप लिए रूम के अंदर दाखिल होता है। रूम के अंदर एक आदमी और एक लड़की भी बैठी हुई थी। वो आदमी तज को वहां देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें तज की वहां होने की उम्मीद नहीं थी। दोनों खड़े होकर तज को ग्रीट करते हैं। तज सोफे पर बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए उन दोनों को बैठने का इशारा करता है। दोनों ही सर हिलाकर बैठ जाते हैं। आदमी लड़की से फुसफुसाते हुए, मिसेस शुक्ला, ये किंग यहाँ कहाँ से आ गया? इनसे डील करना बहुत मुश्किल है। अगर मान सर यहाँ होते तो उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब तक हमने जितने भी डील किए हैं मान सर के साथ ही किए हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों मान सर की जगह किंग यहाँ आ गए। तो लड़की यानी कि मिसेस शुक्ला ठीक ही है, तो अब आ गए हैं तो इनके साथ मीटिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। मिसेस शुक्ला सेंसिटिव वे में बोलती हैं और तज की तरफ लास्टफुल नज़रों से देखती हैं। तज उस आदमी की तरफ देखकर, मिस्टर शुक्ला? वो आदमी, नो, शी इज मिसेस शुक्ला, आई मीन पीए फ्रॉम मिस्टर शुक्ला। एक्चुअली किंग मिस्टर शुक्ला को किसी जरूरी काम से फौरन जाना पड़ा और ये मीटिंग जरूरी थी, इसलिए मिसेस शुक्ला इस मीटिंग को करने के लिए आ गई थी। तज ने उस पीए को मिस्टर शुक्ला इसलिए कहा था क्योंकि तज ने कभी मिस्टर शुक्ला को देखा ही नहीं था। तज, कोई बात नहीं, मिस्टर शुक्ला के आने के बाद मान उनके साथ मीटिंग कर लेगा। इस मीटिंग को कैंसिल करते हैं। तज अपनी जगह से उठते हुए कहता है, नो नो मिस्टर किंग, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो ये मीटिंग कर ही लेते हैं, नहीं तो मेरे हस्बैंड कहेंगे मुझे कोई काम आता ही नहीं है। मिसेस शुक्ला खड़े होते हुए अपना साड़ी का पल्लू अपने सीने से थोड़ा नीचे सरका देती हैं। तज बिना कुछ कहे वापस अपनी जगह पर बैठ टाइगर से अपना लैपटॉप लेकर उसमें कुछ कर मिस्टर शुक्ला के फाइल को उठाकर पढ़ने लगता है। मिसेस शुक्ला को लगता है जैसे वो जीत के करीब पहुंच गई और तज भी बाकी लड़कों की तरह उसके जिस्म को देखकर अपना कंट्रोल खोने लगता है और अब वो तज के साथ कुछ कर सकती हैं। मीटिंग करते हुए रात के 9 बज रहे थे और इसी बीच मिसेस शुक्ला कभी तज को अपना कुछ न कुछ दिखाती तो कभी अपने क्लीवेज
दिखाकर सोचती कि अब तच का कंट्रोल जवाब दे देगा और वो खुद उसे लेकर किसी दूसरे रूम में ले जाकर उसके साथ मजे करेगा। तभी तच का फोन जो तच के साइड टेबल पर रखा था वो रिंग करता है। तच जो मटेरियल की शीट्स चेक कर रहा था वो अपने फोन को देखता है और उसमें फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। तच कॉल रिसीव कर कुछ कहता उससे पहले ही दूसरी साइड से दिव्या बोलती है, तच जी आप जो भी कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे 10 बजे से पहले आप डैडा के घर पर चाहिए। लेकिन तच आगे कुछ कह ही नहीं पाता क्योंकि दिव्या ने कॉल कट कर दिया था। तच मुस्कुराते हुए टाइगर से कार निकालो टाइगर टाइगर यस बॉस बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। तच के जाने की बात सुन मिसेस शुक्ला उठते हुए, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, अभी तो मीटिंग भी पूरी नहीं हुई है, कहते हुए मिसेस शुक्ला तच के पास आकर उनके हाथ पकड़ने की कोशिश करती हैं और अभी तो उनकी साड़ी का पल्लू भी पूरा गिरा हुआ था। तच मिसेस शुक्ला के पीओ को घूरते हुए, मैं कब कहाँ आ जा सकता हूँ वो मेरी मर्जी है और पिछले 3 घंटे से यहाँ जो कुछ भी हुआ है फॉरन में बैठे मिस्टर शुक्ला ने पूरी फिल्म देख ली है, तो अब क्या करना है उन्हें अच्छे से पता है। क्यों मिस्टर शुक्ला? तच लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र डालकर पूछता है, जहां वीडियो कॉलिंग के जरिए मिस्टर शुक्ला मौजूद थे और सब कुछ शुरू से देख रहे थे। इधर अखिल और निकिता रेडी होकर आ गए थे। अखिल ने एक पीच कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था तो वहीं निकिता ने रेड कलर की गोल्डन वर्क वाली भारी लहंगा पहना हुआ था। निकिता उस लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी तो वहीं आज दिव्या ने एक रेड कलर का हाफ शोल्डर गाउन पहना था और दीक्षा ने 1 हैंड स्लीव पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहना था तो उसी के मैचिंग तने ने पिंक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। तेज ने नेहा को देख ब्लैक कलर का सूट पहन लिया था तो वहीं मानसी जिसका 4th मंथ स्टार्ट होने वाला था उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी थी और मान ने मानसी की मैच की 3 पीस सूट पहना हुआ था तो अनुज और रजनी के ड्रेस भी मैचिंग हो गए थे। अखिल के सभी कलीग्स को उनके पार्टनर के साथ इनवाइट किया गया था और अब सभी पार्टी में आना शुरू हो चुके थे। अखिल और निकिता के हॉल में आते ही उनका स्वागत जोरदार तालियों से किया गया। अखिल और निकिता से सभी आकर मिलते, उन्हें उनकी शादी की मुबारकबाद देते और उन्हें गिफ्ट भी देते। मिस्टर दीक्षित और रोशनी भी पार्टी में आए हुए थे। मिस्टर दीक्षित अखिल का कंधा थपथपाकर शादी मुबारक हो बरखुरदार। अखिल और निकिता उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। रोशनी तो निकिता को खा जाने वाले नजरों से घूरते हुए अपने मन में, निकिता तूने अखिल को मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया, इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। रोशनी से कांग्रेस टू अखिल। मिस्टर दीक्षित के बोलने पर रोशनी आगे बढ़कर अखिल की गले लगने की कोशिश करते हुए कहती है, कांग्रेस अखिल एक बात पूछना चाहूंगी, आखिर मुझ में क्या कमी थी जो तुमने मुझे छोड़कर इससे शादी कर ली। अखिल मुस्कुराकर निकिता की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहता है, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। मिस्टर दीक्षित बात को संभालने के लिए अखिल से कहते हैं, अखिल बाकी सब भी तुमसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलो। कहते हुए वो रोशनी को अखिल निकिता के सामने से हटाकर दूर ले जाते हैं। तभी वहाँ अखिल का कलीग्स साहिल आकर निकिता से कहता है, हाय ब्यूटीफुल लेडी, यू रिमेम्बर मी। निकिता पहले तो साहिल को गौर से देखती है और जब उसे साहिल कौन है याद आता है तो निकिता के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो खुशी से साहिल का हाथ पकड़कर कहती है, हाँ बिल्कुल, आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने ही तो मेरी हेल्प की थी, याद है आपको, और अब तो आप मेरी भाभी हुई।
तो भाभी आपको आपकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल कभी साहिल को देखता तो कभी साहिल का हाथ पकड़े निकिता को। अखिल निकिता से साहिल का हाथ छुड़ा कर साहिल से कहता है, भाई मेरी बीबी है, नजर मत लगा साले। कमीने बीबी मिल गई तो दोस्त को भूल गया कहते हुए साहिल अखिल के पेट में मुक्का मारता है। और भूल मत, तुझे भाभी मेरी वजह से मिली है तो मुझे थैंक यू बोल, समझा। साहिल की बात सुन अखिल निकिता और साहिल को देखने लगता है तो निकिता हाँ में सर हिलाकर अखिल को बताती है कि कैसे साहिल ने पार्टी वाली रात निकिता के डांस कर कर उसे जेलस फील करवाया था, जिसकी वजह से अखिल जल भुनकर निकिता को पार्टी से बाहर ले आया था। अखिल को जैसे वो दिन याद आता है। अखिल साहिल के गले लगकर उससे बोलता है, थैंक यू भाई, मुझे ये समझाने के लिए कि मैं निकिता से प्यार करने लगा था। अगर तू उस दिन मुझे जेलस फील नहीं करवाता तो शायद मुझे आज भी यह समझ में नहीं आता कि मैं निकिता से प्यार करता हूँ, और शायद आज निकिता और मैं एक नहीं होते। साहिल अखिल को धक्का देते हुए, चल बे साले, दोस्त होकर दोस्त को थैंक यू बोलता है। अगर मेरी वजह से तुझे तेरा प्यार मिल गया तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। क्या होगी, कहते हुए साहिल अखिल को फिर से गले लगा लेता है। तभी वहाँ अखिल का एक और कलीग आते हुए कहता है,